से कोई खड़ा हो जाए, अब कितना मुश्किल तो आएगी इनको। जो कफन पे टैक्स नहीं था उस पर टैक्स लगा दिया, पहले कपड़े पे टैक्स नहीं था। इन्होंने हमारे को श्वासन दिया, हमारे कुछ भी आज तक कोई इन्होंने सुनाई नहीं करता। किसी व्यापारी वर्ग को देख लो, किसान वर्ग को देख लो, किसी आदमी को देख लो, कर्मचारी वर्ग को देख लो, सुखी कौन है? तो अगर आम आदमी पार्टी, इनेलो और कांग्रेस मिल जाते हैं और इंडिया महागठबंधन के मुताबिक चुनाव होते हैं तो यहाँ पर फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है। कहते हैं जी मोदी साहब काम करते, मोदी साहब काम करते, अच्छे करते हैं। वो जितने भी ज़्यादा घंटे काम करते हैं उतने ज़्यादा देश बेचने का काम हो रहा है। अब ये नहीं देख पा रहे हैं कि कहाँ गरीबी है या बेरोजगारी है या क्या महंगाई है, उनको कुछ नहीं सूझ रहा है इस वक्त। सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व दिख रहा है कि अपना उनका जनाधार तो है, लोगों में उनकी एक लोकप्रियता भी है, लेकिन वो क्या बीजेपी के साथ ये चीज़ें तालमेल बिठा पाएंगी, ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा उनके लिए कठिनाई आएगी। जहाँ तक व्यक्तिगत तंवर की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि उसके अपने लिए बहुत देर से उठाया गया एक सही कदम है। सिरसा से सांसद रहे डॉक्टर अशोक तंवर अब भाजपाई हो गए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। वो सिरसा से सांसद रहे हैं। आज हमारे साथ हैं सिरसा के सीनियर जर्नलिस्ट, उसके अलावा अलग अलग एसोसिएशंस के प्रधान हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में अब आने वाले चुनाव में क्या रहेगा, क्या सुनीता दुग्गल अपनी किस्मत आजमाएंगी या डॉक्टर अशोक तंवर को टिकट मिल सकती है या किसी तीसरे का ही नंबर लगेगा। सब वर्गों से अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है व्यापार मंडल के प्रधान हीरालाल शर्मा जी। हीरालाल जी, आपका क्या कहना है? मेरा तो एक ही बात कह रहा है जी, सरकार के हिसाब से जो भी वो तो उन्होंने करना है, मोदी साहब ने करना है, हरी झंडी उनकी हिलनी है भाई। दुग्गल साहब को मिले या अपने तंवर साहब को मिले या और कोई भी 3 IPS और भी लाइन में लगे हुए हैं यहाँ, जैसे बी कामराजा जी है, संधू साहब है, और भी लगे, भी हमें टिकट मिलेगी। लेकिन किसके पाले में जाएगी टिकट की तो वो तो भगवान ही जाने, भगवान का मोदी जी जाने। आज तो वही है, फर्स्ट हैंड वही करें काम, भाई ये काम हमारा हो गया। रही बात से कोई खड़ा हो जाए, अब कितना मुश्किल तो आएगी इनको। क्योंकि मुश्किल किस लिए है, हम पता नहीं क्या होगा, लेकिन सच्चाई है आज व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, यहाँ तक भी सरपंच, जो शहर का और तो मुखिया होता है हमारे यहाँ जो अलग, और जो सरपंच होता है वो एक गांव का एक मुखिया होता है, उनके साथ भी लाठी है बरसी। आज जो पहले ये GST वाले, अभी ये सेंटर का है, सेंटर ने GST जब लगाने लगी तब एक बात में बात हुई थी भी 2 स्लैब में 2% या 5%। कमाल है, किसी से पूछा ही नहीं गया, थोप दिया गया GST। किसी से नहीं पूछा गया, ना व्यापारियों से पूछा गया, न किसी से पूछा गया। जो कफन पे टैक्स नहीं था उस पर टैक्स लगा दिया, पहले कपड़े पे टैक्स नहीं था उस पर टैक्स लगा दिया, और उसमें 5% और किसी पे 12%, कभी आज तो सुना नहीं 28% और 42% टैक्स। मतलब व्यापारी वर्ग दुखी है। व्यापारी वर्ग दुखी है, और दुखी इसलिए है कि टैक्स के चक्कर में भी नहीं, उन पे अनेक प्रकार के जो उन्होंने कानून बनाए हैं। अब बताओ, ई-वे बिल निकाले, उसमें चलता है नहीं। आज 5G है क्या यहाँ, कई बार चलता ही नहीं, यहाँ रुक जाता है, चलते नहीं कटे जब तक माल नहीं जा सकता। तो इन सब बातों का लोकसभा के चुनाव पे असर रहेगा? असर होगा, जरूर होगा, क्योंकि अभी देखो मार्केट फीस अभी इन्होंने सब्जी फलों पे जो फीस थी नहीं उस पर लगा दिया। आम जनता तो मरी, जो चीनी, घी इन पे और जो तेल और जो कई चीज़ें थी ना, दालें, उन पे ये टैक्स नहीं था, उस पर टैक्स लगा दिया गया। ये आम जनता की है। आज देख लो, जब से ये सरकार आई है, आलू का भाव पहले 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये हो जाता था, आज 25-30 से कम है ही नहीं। प्याज बताओ 60-70 से कम नहीं है, टमाटर है वो 60-70 से कम नहीं है। तो अब हमारे साथ है सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान गंगाराम बजाज। हाँ जी, गंगाराम जी, क्या रहेगा लोकसभा? इस तरह जी लोकसभा का जो आप कह रहे हो, जैसे तंवर साहब या दुग्गल साहब या कोई भी आ जाए, इस बार हमारे हिसाब से सिरसा में बीजेपी का कुछ भी रहने वाला नहीं है। क्योंकि बीजेपी इस सरकार से हर एक वर्ग दुखी है, किसान वर्ग दुखी है, व्यापारी वर्ग दुखी है। हम तो खुद अपना रोना रो रहे हैं भी। आज हमारे को 2013 टैक्स लगाया, 2020 तक नहीं था, उस टैक्स के लिए हम सरकार से कई बार मिले। इन्होंने हमारे को श्वासन दिया, हमारे कुछ भी आज तक कोई इन्होंने सुनाई नहीं करता। कभी उसके पास भेजते हैं, कभी किसके पास। कई व्यापारी कहीं भी, सरकार में व्यापारी कहीं भी सुनवाई नहीं है, जहाँ मर्जी को घूम ले। अब हर एक आदमी की एक ही आवाज़ है भी, कोई भी बीजेपी के साथ वोट देने के कुछ नहीं है। आप किसी व्यापारी वर्ग को देख लो, किसान वर्ग को देख लो, किसी आदमी को देख लो, कर्मचारी वर्ग को देख लो, सुखी कौन है? सब कुछ धरने लगाए बैठे हैं। इनके सरकार में इनके आदमी धरना लगा के बैठ जाते हैं कई बार।
तो हम कहाँ से लोग इनको वोट देंगे? लगता है क्या रहेगा? हमारे हिसाब से MP को कुछ नहीं यहाँ मिलने वाला इनको बीजेपी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं नवदीप सेतिया पंजाब केसरी से। सेतिया जी, क्या रहेगा और उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, दुग्गल के कार्यकाल को और अशोक तंवर के कार्यकाल को? देखिए, सिरसा में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी से सुनीता दुग्गल वर्तमान में लोकसभा की सदस्य हैं, उनके अलावा वी कामराजा जो सिरसा के पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं, ADGP पद से रिटायर हुए हैं, वो भी रेस में हैं। श्रीकांत यादव का नाम भी चर्चा में है। पूर्व पुलिस महानिदेशक BS संधू का नाम भी आ रहा है सामने, और अब अशोक तंवर का नाम भी शामिल हो गया है, क्योंकि अशोक तंवर पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो सिरसा का जो सियासी इतिहास है लोकसभा का, उसमें कुछ ही MP ऐसे हैं जो अपनी जीत की हैट्रिक लगा पाए हैं। उनमें चौधरी दलबीर सिंह जो 4 बार सांसद रहे, लगातार 1967-71 में सांसद बने। इसी तरह से हेतराम जी, वो 1988 और 1999 में सांसद चुने गए। कुमारी शैलजा 1991 और 96 में चुनी गई। डॉक्टर सुशील इंदौरा 1998 और 1999 में चुने गए। लेकिन आज ही एक ताज़ा सर्वे जो सामने आया है एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 49% वोट दिखाए गए हैं, जो पिछली बार की तुलना से 9% कम है। कांग्रेस को 35% वोट दिखाए गए हैं, जो कांग्रेस के पिछले वोट बैंक से 7% अधिक है। और भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जीत दिखाई जा रही है उस सर्वे में। इससे पहले भी एक सर्वे आया था तो उसमें 7 सीटें दिखाई जा रही थी। वो सर्वे राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम इन विधानसभा के चुनावों से पहले आया था। उस समय 7 सीटें दिखाई जा रही थी, अब 9 सीटें दिखाई जा रही हैं, उनमें सिरसा सीट भी एक शामिल है। लेकिन जिस तरह से अब नैरेटिव चल रहा है, पॉलिटिकल नैरेटिव, उस लिहाज से लग रहा है कि सिरसा पे अगर इंडिया का गठबंधन हो जाता है और आम आदमी पार्टी, जैसे आज बता रहे हैं इनेलो की भी एक मीटिंग हुई है किसी सीनियर नेता से, तो अगर आम आदमी पार्टी, इनेलो और कांग्रेस मिल जाते हैं और इंडिया महागठबंधन के मुताबिक चुनाव होते हैं, तो यहाँ पर फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है। हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आपका क्या कहना है? सुरजीत रोड़ा, पूर्व प्रधान हरियाणा रोडवेज सिरसा। मैं सबसे पहले जो आप व्यक्तिगत बात नेताओं की करते हैं, जो भी सरकारी ये पॉलिटिक्स नेता आते हैं, जब ये इलेक्शन का समय होता है तब ये आकर ये जनता में बड़े बड़े वादे करते हैं, भी हम गरीब जनता के लिए ये करेंगे, गरीब जनता के लिए वो करेंगे, व्यापारी वर्ग के लिए वो करेंगे, कर्मचारी वर्ग के लिए वो करेंगे। आपने पिछले 5 सालों में देखा होगा, आप एक भी वर्ग बता दो जिसने एजिटेशन ना किया और जहाँ सड़कों पे ना आया, भी एक वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग का आपने देखा? भाजपा को उन बातों का नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। हमारी मैं किसी की व्यक्तिगत रंजिश की बात नहीं करता। जो सरकार की नीतियां बिल्कुल गलत है, कर्मचारी खिलाफ, किसान खिलाफ, व्यापारी खिलाफ। अब कहते हैं जी मोदी साहब काम करते, मोदी साहब काम करते अच्छे करते हैं, वो जितने भी ज़्यादा घंटे काम करते हैं उतने ज़्यादा देश बेचने का काम हो रहा है। सेवा दिए तो कितना, अब देखो रोडवेज का क्या हाल है, मैं रोडवेज से हूँ, रेलवे का ले लो, बिजली बोर्ड का ले लो, ठीक है, ये पूंजीपति को सुविधा मिल जाएगी, आम जनता को सुविधा नहीं मिली। आप एक बात नोट करो, जिस चीज़ का भी प्राइवेटाइजेशन होगा वो आम जनता को उसकी सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रमोहन शर्मा जी। इंद्रमोहन जी, आप किस दृष्टि से देखते हैं अगले चुनाव को? आगे जो चुनाव होंगे वो एक अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होंगे, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, तो वो एक बहुत ही अजीबोगरीब माहौल है। जिस तरह से आज अयोध्या में राम मंदिर में, निर्माणाधीन राम मंदिर में, गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसको देखते हुए ऐसे लगता है जैसे हिंदुत्व के जो लोग हिंदुत्व के बारे में समर्थित हैं, जो चाहते हैं और वो हिंदुत्व को, सनातन को जीवित रखना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भी उनमें एक पूरा उल्लास है। और वो अब ये नहीं देख पा रहे हैं कि कहाँ गरीबी है या बेरोज़गारी है या क्या महंगाई है, उनको कुछ नहीं सूझ रहा है इस वक्त। सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व दिख रहा है। और ये एक, चाहे मोदी का जादू कहिए या करिश्मा कहिए, कुछ भी कहिए, राम के नाम को बीजेपी ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। नहीं तो ये हाईजैक चाहे फिर दुग्गल आए या तंवर आए, उस मोदी के नाम का फायदा मिलेगा? नहीं, उसमें फ़र्क है। लोकसभा चुनाव के अंदर उम्मीदवार किस तरह के उतरते हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, पहले क्या थे अब क्या हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा। केवल वहाँ मोदी का जादू चलेगा जहाँ ऐसा लगेगा कि भी और कोई इतना विरोधी तत्व नहीं है वहाँ पे, और अगर कुछ ऐसा नज़र आएगा कि भी
एक साथ पूरे के पूरे चाहते हैं कि भी पूरी तरह से कि हिंदुत्व का नारा एक मुहिम चल जाए, तो उस अवस्था में मैं समझता हूं कि भी उनके भाजपा के बहुमत की तरफ आसार हो सकते हैं। हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता संसार भूषण दिवाकर हैं। संसार भूषण जी, डॉक्टर तंवर सिरसा से आए, उनका कार्यकाल कैसा था? अब बीजेपी में है, वो टिकट के चाहवान है, चाहे सिरसा से मिले चाहे अम्बाला से, या मैडम दुग्गल आती है, आपके हिसाब से आगे क्या रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अशोक तंवर जो हैं अलग अलग, पहले अगर बात करते हैं तो कांग्रेस में लंबे समय तक उन्होंने अपनी एक पहचान बना रखी थी, जिसको लेकर यहाँ से वो सांसद भी रहे। फिर एक दौर आया, क्योंकि कांग्रेस की जो आपस की फूट है वो सबसे ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी को आज के टाइम में फ़ायदा दे रही है, जिसको लेकर वो अलग अलग राजनीतिक दलों में गए, लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। उससे अगर आप बात करें सिरसा की, तो सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जो वर्तमान के अंदर हैं, और उन्हीं के साथ अगर देखते हैं अशोक तंवर को, तो जो कार्यकाल है अशोक तंवर ने नाना करते आम जन के बीच पहुंचने का काम भी किया, उनके बीच में टच में भी रहे, चाहे अलग अलग राजनीतिक दलों में जरूर रहे, लेकिन लोगों के साथ जुड़े जरूर रहे, इसका लाभ उनको मिलता है। और बात रही अगर सुनीता दुग्गल की बात करते हैं, तो ठीक है, जैसे ही वो सांसद बने तो उसके बाद एक दौर आया था, कोरोना काल का आया, फिर वो किसान आंदोलन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहा, तो उस दौर के अंदर वो अपनी वर्किंग नहीं दे पाए जो देनी चाहिए थी। लेकिन इन दिनों की बात करते हैं तो वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, चाहे धार्मिक बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो 22 जनवरी है एक ऐसा माहौल बना चुकी है जिसके कारण लोग जो है धर्म में जो है आ चुके हैं। और ये लोकसभा का चुनाव जो 2024 है वो धर्म के ऊपर खास तौर से देखा जाए तो धार्मिक और धर्म दोनों को जोड़कर ये चुनाव लड़ा जाएगा, और ये तो समय बताएगा। हमारे साथ हैं उत्तम सिंह ग्रोवर, एडवोकेट और नगर पार्षद भी रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? बलजीत जी, मेरा ये कहना है कि ये चुनाव जो आ रहे हैं अभी सिर पे हैं, अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो जितनी ये पार्टियां हैं, ख़ास तौर पर बीजेपी, चुनाव के वक्त ही कुछ ना कुछ ये हलचल होती है, उससे पहले नहीं होती। पिछले 1 साल से आप देख लीजिए, धड़ाधड़ जनता भलाई के काम हो रहे हैं, लोगों से मिला जा रहा है, लेकिन पिछले 4 साल का अगर इतिहास देखो, हर जगह धरने गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हैं, कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है, छोटे से लेके बड़े तक तमाम लोग दुखी, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है। आम आदमी को अगर देखो तो उसको तो अपनी रोज़ी रोटी से ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे माहौल में बीजेपी ये समझे कि उनको वोट मिल जाएंगे, चाहे तंवर आए चाहे दुग्गल आए, जनता तो जानती है ना, जनता जानती है। खाली राम नाम का एक नारा दे के लोगों को ज़्यादा देर तक बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। पहले मंदिर के नाम पे वोट बटोरते थे, अब मंदिर बनाने के नाम पे वोट हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि बीजेपी को कुछ मिलने वाला है। हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान और एडवोकेट गुरजीत सिंह मान साहब, किसान आंदोलन भी रहा है, उस टाइम भी इनका विरोध चलता रहा है, वो सारी बातें क्या जनता भूल जाएगी या इस चुनाव में असर रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं कि जनता भूल जाएगी, जनता सब याद रखती है। और क्योंकि पीड़ा जो है या सुखद अनुभव रोज़ के रोज़ होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई पुरानी बातें हों। लेकिन जैसे आपने अभी बात की डॉक्टर अशोक तंवर की, तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, बल्कि उन्होंने एक बार कहा भी था कि वो उनका इम्पल्सिव डिसीजन था, शायद उस टाइम उन्होंने उसको रिपेंट किया था, अगर वहीं रहते तो अच्छा होता। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो एकदम से उन्होंने ये बदला है, हालांकि उसके बाद उन्होंने हार्ड बार्गेनिंग की होगी कि उन्हें कहाँ सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी उनका एक इम्पल्सिव डिसीजन ही लगता है। अगर वो आम आदमी पार्टी में आ गए थे तो वहाँ एक बड़ा चेहरा थे। बीजेपी में उनके बराबर के काफ़ी लीडर हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के ब्लू आइड उनको बोला जाता था लीडर, शुरू से वहाँ थे, सबसे बढ़िया जगह वो थी। 2 नंबर पे उनके लिए आम आदमी पार्टी अच्छी थी। अब यहाँ पर वो देखिए अपना उनका जनाधार तो है, लोगों में उनकी एक लोकप्रियता भी है, लेकिन वो क्या बीजेपी के साथ ये चीज़ें तालमेल बिठा पाएंगी, ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा उनके लिए कठिनाई आएगी। हमारे साथ हैं रिटायर्ड बैंक कर्मचारी कस्तूरी छाबड़ा जी। छाबड़ा जी, आज भी अयोध्या वाला राम नाम का, इसका असर आगे चुनाव तक रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, और पूरी तरह रहेगा। जहाँ तक सिरसा की बात है, वो चाहे टिकट मिले सुनीता दुग्गल को, चाहे मिले वी कामराज को, चाहे मिले तंवर को,
मोदी फैक्टर तो काम करेगा ही करेगा। ये तीनों मेरे हिसाब से एक बराबर खड़े हैं। जो कुछ वोट मिलने हैं वो मोदी के नाम पर मिलने हैं, बीजेपी के नाम पर मिलने हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत तंवर की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि उसके अपने लिए बहुत देर से उठाया गया एक सही कदम है। इधर उधर घूमने की बजाय अब सही अपने हिसाब से सही पर आ गए हैं। जैसे अशोक तंवर ने ये कहा है कि मैं अब तक तो दलदल में रहा, अब असली दल में आया हूँ। अब दल 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 होगा। बीजेपी का कुछ नहीं पता किसको टिकट दे। ये सारे के सारे सबको कह रखा है कि तुझे मिलेगी, तुझे मिलेगी, तुझे मिलेगी। अंत में किसको मिलती है ये मोदी जानता है, खट्टर भी नहीं जानता। तो ये थे सिरसा के विभिन्न वर्गों के लोग, जिनका कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी फैक्टर जरूर काम करेगा, चाहे टिकट किसी को भी मिल जाए। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।